नमस्ते एंड वेलकम टू द बोधि संघास पॉलिनेटर पॉडकास्ट सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बोधि संघा के उन लोगों के साथ बात करेंगे जो बोधि संघा के कोर में हैं, जिनके जर्नीज़ रहे हैं बोधि संघा के साथ। और आज ये पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं नवेंदु के साथ। नवेंदु, नमस्ते, तुम्हारा स्वागत है। नमस्ते अभिषेक। मुझे भी बड़ी खुशी है इस पॉडकास्ट में आने पर। बढ़िया। तो पॉलिनेटर्स पॉडकास्ट का इंटेंशन यही है कि हम हर पॉलिनेटर जो बोधि संघा का है उसके विचार समझे। कई बार जब हम समूह में बात करते हैं तो समूह की बात रख पाते हैं पर व्यक्तिगत बात बाहर नहीं रख पाते। तो इसलिए इंटेंशन था कि बोधि संघा के हर पॉलिनेटर को एज अ गेस्ट बुलाया जाए और उनके वर्ल्ड व्यू, उनके विजन, उनके विचारों को समझा जाए। क्योंकि उन विचारों से बोधि संघा बना तो है पर कुछ कुछ चीज़ें जो सामूहिक विचार होता है उसमें नहीं मिलती हैं, वो उन्हीं के पास रहती हैं। तो उस इंटेंशन से नविंदु, और तुम इस प्रक्रिया से जुड़े हुए भी हो। ज़्यादातर लोग जो ये सुन रहे होंगे तुम्हें जानते ही होंगे, बट हम तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन पोस्ट भी कर देंगे जो बायो होता है वीडियो के साथ। पर मेरे लिए नवेंदु बहुत ही अजीज़, बहुत ही डियर एंड पुराने दोस्त हैं। 10 साल से ज़्यादा हम इस सफ़र में साथ चले हैं और बहुत सारे फेजेस देखे हैं इस सफ़र के, एक दूसरे की जर्नी के भी। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम हमारी जर्नी को भी रिकलेक्ट करेंगे, कुछ साथ में सीखेंगे भी और एक ओपन कॉन्वर्जेसन करेंगे। तो तो नवेदु, जस्ट आई थिंक शुरुआत यही करना चाहता हूँ कि कैसा लग रहा है। और अगर हम रिवाइंड करें, रिवाइंड बटन दबाएं 2014 का शायद, जब हम मिले थे यूथ कलेक्टिव में, तो क्या क्या यादें हैं उस वक्त की और क्या क्या विचार उस वक्त के याद आ रहे हैं जब हम शुरू कर रहे थे। तो जिस समय हम शुरू कर रहे थे उस समय मतलब मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक 2014 वो फेज था जब मैं पहली बार मतलब बहुत शुरुआती समय था जब मैं आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट हो रहा था, क्योंकि मैं सिवनी से आता हूँ, बहुत छोटा शहर है। और मेरी एजुकेशन भी बहुत डीपन नहीं है, मतलब बहुत लंबी एजुकेशन नहीं थी, तो एक्सपोज़र का बहुत मौका नहीं था। बहुत लिमिटेड एक्सपोज़र के साथ मैं दिल्ली में, मेरी मुलाकात सीवाईसी से हुई और फिर तुमसे हुई। तो वो एक ऐसा दौर था जहाँ काफ़ी लर्निंग के फेज़ में था और दुनिया को देख रहा था। वो जैसे होता है ना कि एक नई सी दुनिया में आप पहुँचते हो और आप दुनिया को देखने का अपना एक नज़रिया बना रहे होते हो। और उस समय कुछ चीज़ें आपको अचंभित करती हैं, उनमें से एक अभिषेक भी था कि एक बढ़िया बंडी में बड़ी सी दाढ़ी लगा के रखकर आया हुआ बंदा जो इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था जिसके आधे से ज़्यादा वर्ड्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे। तो मतलब काफ़ी इम्प्रेस्ड मीन्स कि मतलब थोड़ा फियर भी था कि इससे बात हो पाएगी या नहीं, और दूसरा कि ये इंग्लिश लाऊंगा कहाँ से, समझूंगा कहाँ से। तो वो पहली मुलाकात थी जो मुझे अभी भी रहती है अभिषेक के साथ। बढ़िया। मुझे भी उतना, मैं एक्चुअली ये मेरा भी आंसर था कि मुझे ये अचंभा हुआ देख के कि शिवनी से आया हुआ कोई व्यक्ति इन तरह के विचारों को रख भी सकता है और उनको हिंदी में एक्सप्रेस भी कर सकता है। क्योंकि इसके पहले मैंने पूंजीवाद, विकेंद्रीकरण, वैश्वीकरण और इन सब शब्दों को सुना ही नहीं था। मतलब मुझे बिलीव ही नहीं था कि हिंदी में इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन या एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इट रियली ओपनड अप न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया खुली। और आज भी जब लोग कहते हैं कि आपकी हिंदी तो बड़ी अच्छी है, क्लिष्ट हिंदी में बात कर रहे हैं आप, तो मैं बोलता हूँ कि ये शब्दों का एक श्रेय तो नवेंदु को जाता ही है कि हिंदी में बात करते करते हिंदी थोड़ी और शुद्ध हो गई। और और आई थिंक इससे एक जुड़ी हुई चीज़ जो मैं भाषा को लेकर, आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट हमारे बीच में एक कांस्टेंट कॉन्वर्जेशन और एक शायद एक तरह का तनाव भी रहा है, एक एज रही है कि भाषा को कितना हम कॉम्प्लेक्स करते हैं और कितना सरल बनाते हैं, है ना। और आई थिंक आई हैव बीन ऑन द एंड ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग और कॉन्सेप्चुलाइजिंग भाषा को और आगे और अब आई थिंक अब हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन की तरफ आ रहे हैं। और मुझे एक जर्नी लगती है कि पहले भाषा कॉम्प्लेक्स होती है और उसके बाद शायद सिंप्लीफाई होते हैं, पता नहीं। बट भाषा पे तुम्हारे विचार जानना चाहूँगा, क्योंकि तुम बार बार हर, आई थिंक हर आर्टिस्ट में एक बार तो कहते ही थे कि
जो भाषा हम यूज़ कर रहे हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचेगी अगर हम इस तरह की रखेंगे। तो भाषा पे कुछ विचार तुम्हारे, और क्यों मूवमेंट्स में भाषा जो है वो बहुत ज़रूरी है? तो मुझे मतलब हमेशा ये महसूस होता है कि हमारे दिमागों में या जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो बहुत क्लिष्ट विचारों के साथ विचार जन्म लेते हैं शब्दों में, क्योंकि आप अ, वैश्वीकरण और जिस तरीके के शब्द तुमने कहे तो वो विचार तो लेते हैं, लेकिन जब हम समुदाय के साथ किसी आंदोलन या व्यवस्था में जाते हैं तो उनका सरलीकरण बहुत आवश्यक है। उसका सिंप्लीफिकेशन अगर नहीं होगा तो वो कम्युनिकेट नहीं करते। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भाषा का कार्य है आपके भावों के साथ एक मैसेज को ट्रांसफर करना। लेकिन अगर वो शब्द में की सरलता ना हो तो वो शब्द वो भावों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो इससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और आंदोलनों में बहुत स्पष्ट भाषा, सरल भाषा और बहुत ही ऐसी भाषा जो कम्युनिकेट कर पाए उस मैसेज को जो वो आंदोलन देना चाहता है, तो वो समुदाय को भी और समुदाय जिससे मांग रहा है उसको भी। हम्म। हम्म। और तो अगर वो नहीं होगा तो लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि आंदोलन का उद्देश्य क्या है। हम्म। हम्म। तो वो मुझे हमेशा लगता है। और हमारी ज़मीन में जो लोग हैं, वो लोग बहुत साधारण भाषा और भावों को ही समझते हैं। इसलिए हम्म। अगर उनसे कनेक्ट करना है किसी आंदोलन को तो बहुत सरल सीधा तरीके से होगा। और भावनाओं से, आई थिंक इमोशंस के साथ वो भाषा हो, खोखली भाषा ना हो, हाँ। शैलो भाषा ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली जैसा तुमने कहा कि उस भाषा के ज़रिए हम अपनी भावनाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को। और आई थिंक आर्टिविस्ट का भी, जो आर्टिविस्ट की जर्नी रही, आर्टिविस्ट से बोधि संघ तक, जिसमें बीच में 2069 का पड़ाव, एसएसपीएम का पड़ाव, काफ़ी सारे पड़ाव रहे। तो आई थिंक यही कि रिश्तों की भाषा अब ज़्यादा सरल हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब हम बिना बेझिझक कह पा रहे कि रिश्ते बनाने का काम है और रिश्तों को गहरा करने का काम है। तो आई थिंक एक जर्नी तो रही है। बट इसे एक जो तुमने शेयर किया उससे एक जुड़ा हुआ प्रश्न भावनाओं को और शब्दों के रिलेशनशिप को लेके भी आ रहा था ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें बहुत ही प्रिय है, यू लव द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने, मुझे याद है एक बार तुम्हें वो डेयर दी गई थी कि तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन को दुल्हन बना के उसके साथ बात करनी है, ऐसा हम मस्ती कर रहे थे इंदौर में। और तुम्हारा लव फॉर कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली इंस्पायरिंग है। तुम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी सिखाते हो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, देश भर में करते हो। और तुम्हें मैंने एक चीज़ देखी है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन को केवल शब्दों पे नहीं, उसके पीछे की भावना को सचमुच अवेक समझते भी हो और वो इवोक करते हो, सिर्फ शब्द का इंटेलेक्चुअल अर्थ नहीं। तो ये प्रश्न आ रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के शब्दों के पीछे की भावना तुम्हारे हिसाब से क्या है? व्हाट इज़ द रॉ इमोशन जो हमारे फाउंडिंग फादर्स है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लिखा, उनकी क्या भावना थी जो वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं रखने की हमारे देश के लिए? तो व्हाट वाज द इमोशन बिहाइंड द वर्ड्स? ये वर्ड्स तो काफ़ी सारे हैं, हम्म। फ्रेटर्निटी और तो इक्वालिटी, तो व्हाट वाज द इमोशंस बिहाइंड दोज वर्ड्स? क्या लग रहा था? यार मतलब संविधान को जब जब मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ता जाता हूँ तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा और गहरी होती जाती है। वर्तमान समय में जो मेरी अभी तक की समझ बन पाई है वो है कि ये एक संविधान निर्माताओं का एक सामाजिक सपना था जो वो देख रहे थे कि भारत, आने वाला भारत आज़ादी के बाद कैसा हो हम्म। हम्म। और उसमें हम किन मूल्यों की स्थापना देखना चाहते हैं, कौन से मूल्य होने चाहिए हम्म। हम्म। जो नागरिकों के जीवन को बेहतर बना पाए, क्योंकि आज़ादी केवल मकसद नहीं था। तो इसीलिए भारतीय संविधान की अगर हम हिस्ट्री भी देखते हैं तो ये काफ़ी लंबी है। मतलब 1895 से जब पहली बार संविधान की बात होती है वहाँ से लेके वो इवॉल्विंग प्रोसेस था, बहुत इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट था। तो उसमें भारत का ही नहीं, इवन वैश्विक प्रभाव भी दिखता है। जैसे ह्यूमन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कई लोगों का कहना है कि ये वेस्टर्न आइडिया है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि
संविधान में जिन शब्दों का या जिस कल्पना की बात कही है, वो मूल्य ही सामाजिक मूल्य है। और अगर हम किसी भी आदर्श समाज की संकल्पना करेंगे या सोचेंगे उस समाज के बारे में, कैसे एक बेहतर समाज, आज अगर हमें रॉ दुनिया दे दी जाए और एक बेहतर समाज बनाने के लिए कहा जाए, तो ये वो बेसिक एलिमेंट्स हैं या बेसिक वैल्यूज हैं जिनका उस समाज में होना आवश्यक होगा, अगर उसे ह्यूमन बींग्स के लिए बेहतर तरीके का बनाना है रहने के लिए, हम्म जहाँ वो खुशी से, स्वतंत्रता से अपना विकास करते हुए जी पाए। तो हम्म इसके बगैर वो संकल्पना, मतलब इसमें और ऐड ऑन किया जा सकता है, लेकिन जो बेयर मिनिमम है वो यही वैल्यूज हैं। तो वो हम्म मुझे नजर आती हैं। तो मैं हमेशा प्रियम्बल को एक सपने के रूप में बताता हूँ हम्म हम्म कि वो हमारे संविधान निर्माताओं का सपना है। और हम्म वो ये ऐसा समाज देखना चाहते थे, ऐसी व्यवस्था देखना चाहते थे। और उन्होंने ये भी समझा कि अगर कोई सत्ता में आएगा तो वो हम्म किस तरीके से इस व्यवस्था को नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो उससे काउंटर करने के टूल्स भी हमें दिए हम्म कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए वो मुझे इतना पसंद है। हम्म हम्म और तुम्हें अगर मतलब ये जो सपना उन्होंने देखा है वो डेफिनेटली वर्क इन प्रोग्रेस है। हम उस सपने की तरफ चलते रहते हैं और जब भी उस सपने से डगमगाते हैं, जैसा तुमने कहा कि हमारे पास टूल्स हैं जिससे हम इन प्रश्नों को उठा सकते हैं, तो थोड़ा जानना चाह रहा था कि तुम इस सपने को कैसे, इसका सृजन हो रहा है, क्या वो मैनिफेस्ट हो रहा है या उस सपने से एक नाइटमेयर बन रहा है या डरावना बनते जा रहा है। और ये जो गैप है, क्योंकि हमेशा सपने और वास्तविकता का एक गैप तो रहता है, इसलिए हम काम करते हैं, एक सपना है एक रियलिटी है। तो तुम भी अपने खुद की लाइफ में मैं देखता हूँ कि तुम कुछ टूल्स एज अ सिटीज़न एम्प्लॉय कर रहे हो ताकि तुम व्यवस्था को मूव कर पाओ। तो थोड़ा तुम्हारे अनुभव, एक तो ये आंकलन के हम सपने के राह में हैं नहीं हैं, कितने पहुँचे, और ये गैप भरने के तुम किन किन तरीकों से इस जो ये गैप है उसको कैसे फिल कर रहे हो। हाँ, तो या जैसे तुमने कहा कि सपना, तो मैं एक्चुअली ये एक रास्ते की तरह है कि जहाँ पर आप जब चलते हैं तो रास्ते में गड्ढे भी होते हैं, ब्रेकर्स भी आते हैं और कई जगह स्मूथ रास्ता होता है। तो ये उसी सफ़र की तरह है। नो डाउट कि चैलेंजेस उस सपने के सामने बहुत बड़े बड़े हैं, और जिस समय ये संविधान बनाया गया उस समय भी बड़े बड़े चैलेंजेस थे और उन्हें पता था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा हो, वो अंततः खराब साबित होगा यदि उसे चलाने वाले लोग खराब होंगे। और संविधान कितना ही बुरा हो, और अगर उसे चलाने वाले लोग बेहतर होंगे तो वो बेहतर होगा। अंततः समाज पर निर्भर करेगा। तो अगर मैं किसी एक समाज का हिस्सा हूँ और मुझे कोई एक वैकल्पिक बेहतर रास्ता दिखता है, जो कि हमारा संविधान है, तो मैं हमेशा समाज को उस दिशा में ले जाने का प्रयास करूँगा। हम्म और वही मेरा प्रयास अपने कार्यों के माध्यम से होता है। और क्योंकि संविधान ने इतने सारे टूल्स और रास्ते हमें दिए हुए हैं जो काफ़ी हद तक प्रैक्टिस भी नहीं हुए हैं, तो मैं उन्हीं रास्तों को अपनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे स्थानीय निकायों में हम किस तरीके से रेगुलर प्रोसेस में जाके अपनी भूमिका निभा सकते हैं, या डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में सवाल खड़े करके जिम्मेदारों से प्रश्न करके हम कैसे नागरिकों की आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं। तो इसके काफ़ी टूल्स मैं लोकली अलग अलग समस्याओं पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। साथ में एक प्रयास ये है कि किस तरीके से नागरिक सबल हों, उन तक इंफॉर्मेशन, नॉलेज, व्यवस्था की समझ ये पहुंच सके। तो वो एक बड़ा प्रयास है जो करने का प्रयास है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी और सिटीजनशिप की थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वो भी शेयर करते रहने का प्रयास करता हूँ। तो उसमें कभी कभी ये होता है कि टकराव सरकार के साथ, समाज के साथ अलग अलग विषयों में होता रहता बिल्कुल, हेल्दी हेल्दी डेमोक्रेसी में तो ये एक साइन है हेल्थ का कि ऐसा टकराव होते रहे। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे वो आई थिंक रामायण में कहानी थी ना कि हनुमान जी अपनी शक्ति भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में सूरज को खा जाते हैं मस्ती मस्ती में नारंगी समझ के, और फिर उनको शाप मिलता है कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, और फिर
उन्हें कोई याद दिलाता है तब उन्हें याद आता है कि अरे मैं तो ये हूँ, नुमान हूँ। तो कभी कभी लगता है कि जनता भी अपनी शक्ति भूल गई है या भुला दी जाती है जनता को अपनी शक्ति, कि आप इतने शक्तिशाली हो, और एक सर्टन सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस इंटरनलाइज करवा दिया जाता है समाज में थ्रू डिफरेंट वेज। बट ये आइडिया कि यू डोंट मैटर, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप कुछ बदल नहीं सकते हो, उस तरह के आइडियाज़ बहुत डीपली, खासकर मिडिल क्लास में तो बहुत डीपली इंटरनलाइज हो जाती हैं कि सिस्टम नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही रहने वाला है और मैं कुछ नहीं कर सकता। और जैसे हनुमान जी को किसने याद दिलाया कि आपकी शक्ति है, और बीच बीच में ऐसी याददाश्त आती भी है। जैसे अभी न्यूयॉर्क में नए मेयर इलेक्ट हुए ममदानी, और वो ट्रम्प के बावजूद इलेक्ट हो गए, तो जनता की शक्ति बीच बीच में दिखती है, तब लोग डर जाते हैं कि सरप्राइज हो जाते हैं। जबकि मुझे लगता है इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है, डेमोक्रेसी में लोगों की शक्ति तो है ही, खाली उस शक्ति को बनने नहीं दिया जाता है, उसको तोड़ते रहा जाता है या लोगों को रियलाइज़ नहीं करवा दिया जाता है। एक अनुभव मेरा ये भी था कि जब G20 हो रहा था, तो हम जिन G20 की बॉम्बे में कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, तो जिन जिन चीज़ों की हम सालों से कंप्लेन कर रहे थे और हमें कहा जा रहा था कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, देखिए ये 5 कारण है, ये तो टाइम लगेगा, वो 2 हफ्तों में सब कुछ कर दिया। तो सिस्टम की क्षमता है, अगर सिस्टम चाहे तो वो बहुत तेज़ी से हमारी समस्या सॉल्व कर सकता है, पर वो हिलता नहीं है। तो मैं क्यूरियस हूँ, क्योंकि तुमने इसके बारे में ज़रूर बहुत सोचा होगा कि ये शक्ति क्यों हमारी भुलाया जा रहा है, या ऐसा हिप्नोटाइज क्यों किया जा रहा है, और हनुमान जी को जैसे याद दिलाया था वैसे कौन याद दिलाएगा, और ये व्यवस्था इस तरह से क्यों स्लो होती है। ये बात तो तुमने सही कही कि हमारी डेमोक्रेसी में हम भूल जाते हैं हमारी शक्ति को, और इसका बड़ा कारण हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है। एज अ रिलीजियस पीपल, क्योंकि भारत एक सांस्कृतिक देश है और बहुत बिलीव है गॉड और व्यवस्था पे, तो हम बहुत डिपेंडेंट हैं गॉड पे। तो हम हर चीज़ जो नहीं हो पाती है उसे गॉड पे डाल देते हैं, भगवान पे, कि शायद भगवान ने यही दिया होगा। और ये जो व्यवस्था है उसमें व्यक्ति का अति धार्मिक होना उसके करेज को डिस्करेज करता है, उसके खुद पे आत्मविश्वास को बहुत डोमिनेट करता है। अभी हम अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज की बात कर रहे थे, वहाँ सिटीजनशिप के आइडिया का हाई होना उनका गॉड पर बिलीव कम होने से डायरेक्ट रिलेटेड है। जब आपको ये विश्वास नहीं होता कि कोई दूसरा आके दुनिया बदलने वाला है, तो आप खुद दुनिया बदलने की राह पर निकल पड़ते हो और प्रश्न खड़े करते हो। लेकिन जब आप इस बात पे यकीन करते हो कि कोई जादू की छड़ी घुमाने वाला है, या कोई आएगा, कोई नेता आएगा, कोई नेतृत्व आएगा और वो बदलेगा, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो फिर चीजें हेल्पलेसनेस हेल्पलेसनेस में। चली जाती हैं। तो और भारत में जो हम कहानियां सुनते आए हैं बचपन से कि श्री राम आए, फिर कोई एक राजा आया, फिर उसने सब बदला, तो हमें एक लीडर चाहिए होता है। कभी वो लीडर गांधी थे, जिन्होंने कॉन्शियसनेस को जगाया और कहा कि आप भी लड़ाई लड़ सकते हो, अहिंसा से लड़ो। तो लोग सड़कों पर आए जो घरों में बैठे थे। कभी जेपी ने जगाया कि ये सत्ता हिलाई जा सकती है, तो आपको सड़कों पे आना होगा। ऐसे मूवमेंट्स आए हैं जहां पर कुछ लोगों ने यकीन दिलाया, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही कि जिन्होंने याद दिलाया वो लंबे सरवाइव नहीं करे, और वो एनर्जी बहुत जल्दी लॉस्ट हो जाती, क्योंकि वो हमारे कल्चर से नहीं आ रही होती, हमारे कल्चर से आस्था आ रही है, एक और वो भक्ति आ रही आस्था, है, एक भक्ति आ डिवोशन। रही है। बिल्कुल। तो वो आइडिया ऑफ कम्युनिटी, आइडिया ऑफ कम्युनिटी का संघर्ष, उसके आइडियाज नहीं है, वो इंडिविजुअल लीडर्स के संघर्ष पे यकीन है। तो इसलिए हमेशा आस लीडर से होती है। तो हम उस लीडर की आस में बैठे हैं कि कोई आएगा, जगाएगा, और आएगा और जो भी जाएगा। थोड़ा सा दिखाता है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दिखाया तो लोगों ने उसे, या जगन मोहन ने दिखाया था तेलंगाना, तो इस तरीके के कुछ उदाहरण आए, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुए, क्योंकि वो कम्युनिटी बिल्ड नहीं हुई। खुद कम्युनिटी अपनी कैपेसिटी बिल्ड नहीं कर रही है, तो वो सस्टेन नहीं करता। बिल्कुल। आई थिंक एक चीज़ जो हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं हमारे प्रयत्न में, कि जो युग धर्म की आइडिया है कि इस युग का तो ये धर्म है कि आप आएँ,
आगे आए और अपना जो स्वधर्म आपका चाहे वो जो भी हो, युग धर्म तो ये कह रहा है कि आपको आकर मैदान में आकर कुछ परिवर्तन करना है। और हमारा ये भी होप है कि इस एवोकेशन से, कि युग धर्म का जो एवोकेशन है वो कल्चरली भी रूटेड है, कि कल्चरली एग्जाम्पल्स हैं जब साधारण व्यक्तियों को उठकर जो मोमेंट पे कंट्रीब्यूट करना था लोगों ने किया और उनको याद दिलाया गया कि यार ये युग धर्म है। तो आई थिंक एक अटेम्प्ट वो है जो एसएसपीएम और बोधि संघा और इस इंडिक वाली भाग जो है उसका उस विचारधारा से आ रहा है। और दूसरा एक एवोकेशन जो हम ट्राई कर रहे थे मेटा क्राइसिस रिपोर्ट में, कि जो अवतारों की बात हुई है कि काल के अवतार है, तो हम उस तरह का कॉन्सेप्चुलाइजेशन कर रहे थे। वैसे वो डिलीट हो गया, वो पार्ट रिपोर्ट में क्लियर नहीं हो पाया, बट रिपोर्ट में कह रहे थे हम लोग कि इस बार जो जंग है वो हमारे अंदर की जंग है, बाहर नहीं है। जो 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 अवतार भी अंदर है और जो विलन है वो भी अंदर है, और उनकी अंदर का जो द्वंद्व है वो सबसे पहले, अगर अंदर वो द्वंद्व जो है वो अगर हम जीत गए तो बाहर हम एक फ्री व्यक्ति की तरह आएंगे जो होपफुल है, परिवर्तन कर सकता है। तो क्यों, तो ये कुछ कल्चरल अटेम्प्ट्स हैं हमारे नरेटिव्स के आप कल्चर को भी ऑनर करो बट उसको एक भक्ति के डायरेक्शन की जगह एक एक्शन, एवोकेशन, एक चैलेंज के दिशा से लाओ। तो क्यूरियस हूँ इस बारे में, अगर तुम्हारे कोई विचार है कि किस तरह यही कल्चरल एनर्जी, क्योंकि ये भी समझ में आया हमें कि हमारा जो रिपोर्ट था बेटा क्राइसिस पे, कि कोई भी ऐसी चीज़ इंडिया में फैली नहीं जिसको कल्चरल रूट्स या कल्चरल बैटरी से कनेक्ट नहीं है। तो ऐसा समझ में आया कि हमारी संस्कृति में एक बैटरी है, कल्चर, और वो बैटरी से अगर आपका मूवमेंट जुड़ा नहीं है तो वो फुस हो जाएगा। पर अगर वो उस बैटरी से जुड़ा है, चाहे वो भक्ति मूवमेंट हो या संघ हो या गांधी जी का मूवमेंट हो, तो वो बैटरी उसको एनर्जी देती है व्यापक होने के लिए। और कैसे हम उस कल्चरल बैटरी से कनेक्ट हों। और तो एंड कई बार वो जैसे तुमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन और ये कल्चरल बैटरी से कनेक्ट होना, और एक्चुअली तुम, आई थिंक तुम ही कहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द सेम कल्चरल बैटरी, द वैल्यूज ऑफ द कल्चरल बैटरी, रादर देन सीइंग इट एज लाइक ये तो वेस्टर्न है और हम अलग हैं। तो क्यूरियस इस बारे में हो कि तुम कल्चर और इसका इंटरप्ले, किस तरह कल्चर को इनवाइटिंग पीपल टू एक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ आर कल्चरल वैल्यूज़, तो क्यूरियस के संस्कृति के बारे में और नागरिकता के बारे में किस तरह से सोचते हो? तो यार देखो, मेरा हमेशा से कॉन्ट्रडिक्शन ये रहा है कि जो आज की डेट में संस्कृति बताई जाती है या समझाई जाती है, मैं उससे धर्म या संस्कृति को उस नज़रिए से नहीं देखता। हम्म। मैंने जितना अपने फैमिली से और हमारे पूर्वजों से सीखा है या समझा है, मैं उसके आधार पे देखता हूँ समाज को। तो जब मैं उसके आधार पे देखता हूँ तो मुझे गीता का कर्म का सिद्धांत याद आता है। हम्म। हम्म। मुझे कृष्ण भक्ति नहीं दिखती, हम्म। हम्म। है ना। मुझे वेदों की शुरुआत याद आती है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम से, जो कहता है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, मुझे हम्म। ज्ञान अर्जन करना है, मुझे एक बेहतर लाइफ की ओर जाना है। हम्म। हम्म। या जब विवेकानंद कहते हैं कि आत्मनो मोक्षार्थम जगद्दिताय च, तो जब वो ये कहते हैं तो उनका भाव होता है कि हमें तो स्वयं मोक्ष की ओर जाना है और जगत को भी ले जाना है, लेकिन उनका जो मोक्ष है वो मोक्ष एक बेहतर जीवन है सबके लिए। हम्म। हम्म। उनका मोक्ष ईश्वर में सम्मिलित होके स्वर्ग पाना मोक्ष नहीं है। हम्म। हम्म। उनका मोक्ष है इसी धरती पर एक बेहतर समाज का निर्माण। हम्म। हम्म। इसीलिए उन्होंने कहा कि फिर जगत जगत दिताय च, और इसी के लिए कृष्ण ने जब अपने संबोधनों में कहा कि अधर्म के खिलाफ खड़ा होना ही धर्म है, तो उस नियति को हम इंटरप्ले करते हैं। हमारे जो उसका इंटरप्रिटेशन होता है कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण ने ये कहा, तब अर्जुन ने ये कहा। तो कृष्ण ने अपने अनुभवों को गीता में कहा, या विवेकानंद ने अपने जीवन के अनुभवों को कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि यहाँ रुक जाना है, हम्म। यहाँ से आगे जाना है, नए ज्ञान का अर्जन करना है, अज्ञानता को दूर करना है, अंधविश्वास को दूर करना है। लेकिन परंपरा के नाम पर हम अगर अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को आगे लेकर जाएंगे और उसे परंपरा मानेंगे, हम्म। क्योंकि विश्व हमेशा बदला है, संस्कृति और धर्म बदले, परिवर्तनशील हैं।
तो उन्हें परिवर्तनशील ही होना होगा और भविष्य की ओर दृष्टि दे रखनी होगी। तो मैं उस संस्कृति का पालन करता हूँ, हम्म मैं उसे हम्म मानता हूँ, मैं उतना ही धार्मिक हूँ। लेकिन हम्म मेरे धर्म की परिभाषा सत्य की ओर जाने की है। हम्म हम्म मेरी धर्म की परिभाषा रिलीजियस एक्टिविटीज को मानने या हम्म नारे हम्म लगाने की नहीं है। तो मैं उसी तरीके से बिल्कुल गांधी को भी अगर आप देखें तो गांधी ने वैष्णव जन को गाने से या सब बहुत सारे गीतों का पालन किया, सर्वधर्म की अ, वो की। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ये बताती हैं कि जब तक आप संस्कृति का सम्मान तो आवश्यक है, क्योंकि संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे तो लोगों से कैसे जुड़ेंगे। लेकिन संस्कृति के मूल रूप में जुड़ना। हम्म गांधी के साथ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि गांधी को शंकराचार्यों ने भी कहा कि गांधी जो हैं वो एक हिंदू नहीं है, इन्हें हिंदू धर्म से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू धर्म की मान्यताओं का पालन नहीं हम्म करते। और हम्म वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर कहते थे कि ये आदमी तो पूरी तरीके से एक हिंदूवादी आदमी है जो अपर क्लास को पोषित करता है। तो ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो वैसे ही मैं भी अपने आप को देखने का प्रयास करता हूँ कि मैं प्रैक्टिसेस सारी वही करता हूँ, लेकिन मगर लोग मुझे एसेंस अलग है, हाँ, और दोनों एसेंस अलग है। साइड के लोग कहते हैं कि ये तो हाँ, लोग कहते हैं कि मैं अधर्मी हूँ और लेफ्टिस्ट हूँ और कॉमरेड हूँ और पता नहीं क्या क्या शब्द है और मेरे लिए। लेफ्ट साइड पे कहते हैं कि ये तो सनातन धर्म की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को जोड़ हाँ, रहा है। जोड़ रहा है तो तो ये अब अच्छा साइन है नवेंदु के, हम जब सभी साइड से हमारा बहिष्कार हो रहा है तब लगता है कि हम कुछ नई दिशा में जा रहे हैं, तभी किसी की दिशा से नहीं मिल रही है, किसी की दिशा से मेल नहीं खा रही है। अ, ये सफ़र वैसे तो मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि इतिहास तो जहाँ से बताना शुरू करेंगे वहाँ से शुरू होता है, और फिर जहाँ से शुरू होता है कहानी उसी तरह की बनती है। पर फिर भी हमने 2014 को एज ए स्टार्टिंग पॉइंट लिया है हमारे बोधि संघ की जर्नी को, आर्टिविस्ट की जर्नी एसएसपीएम, तो 10 साल हो गए। तो क्यूरियस था कि ये 10 साल में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे फेजेस रहे हमारे काम के भी। एक पूरा आर्टिविस्ट फेज़ रहा, आर्टिफिस से निकल के गैदरिंग ऑफ ट्राइब और 2069 यूथ फेस्ट वाला फेज़ रहा, वहाँ से एक सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट, स्पिरिचुअल सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट, और वहाँ से अब मोदी संघ एक तरह का जर्नी रहा है। तो मैं क्यूरियस हूँ, और ये इवॉल्विंग जर्नी रहा है, और क्यूरियस हूँ कि जब तुम इस जर्नी को देखते हो तो तुम्हारे माइंड में क्या क्या लर्निंग्स के रूप में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सीखे हैं, और अभी करंटली तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है कंपेयर टू जो 10 साल पहले था, किन किन चीज़ों में वो सिग्निफिकेंटली बदला है, किन किन चीज़ों में और स्ट्रांग हुआ है, और क्या क्या लेसन्स तुम लेकर चल रहे हो अगर तुम ये पिछले 10 साल की जर्नी को देखो इस पूरे काम को करने के। यार पिछले 10 सालों में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। 10 सालों में जिस लेवल का एक्सपोजर मैंने मतलब मोदी संघ के साथ और SSPM 2069 ये जो एक्सपेरिमेंट हमने मिलकर किए, उससे तो बहुत कुछ सीखा है। इसके अपार्ट भी मैंने लॉ की पढ़ाई के साथ, समुदाय के साथ काम करके और खुद को देखने का एक नया नज़रिया जो बना है मेरा, वो काफ़ी हद तक मेरी काफ़ी लर्निंग का पार्ट रहा है। जो मैंने सीखा है, बहुत छोटे-छोटे से उदाहरण हैं कि नागरिकता से लेके संविधान और संविधान से लेके व्यक्तिगत गरिमा तक जाना। हम्म हम्म वो मेरा एक सफ़र रहा है, इस समझ को विकसित करना कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे मैं एक व्यक्ति के लिए मतलब एक समाज में एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो वो किस उद्देश्य के लिए, मेरा उद्देश्य क्या है, वो उसकी स्पष्टता काफ़ी हद तक आई है। हम्म हम्म कि मेरी लड़ाई मेरे अपने उद्देश्यों के लिए है। मुझे समाज ने इनवाइट नहीं किया और न समाज ने कहा है कि आप आओ और ये करो। तो उससे जो सामाजिक बदलाव की धीमी रफ्तार है हम्म या सामाजिक बदलावों का ना होना है, और उससे जो जनित फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन समाज बदल नहीं रहा और ये नहीं हो रहा, तो वो फ्रस्ट्रेशन काफ़ी कम हुआ है। हम्म हम्म तो वो भाव कि ये मेरी ज़रूरत है, मैं अपने हम्म लिए कर रहा हूँ, हम्म मैं हम्म किसी दूसरे के लिए नहीं आया हूँ, हम्म और हम्म मैं अपने उद्देश्यों को पाने के लिए काम कर रहा हूँ।
दूसरा बड़ी लर्निंग है कि ऐसा एज अ पर्सन मेरी अपनी वैल्यू सिस्टम क्या है, मैं बोल क्या रहा हूँ और मैं जी क्या रहा हूँ, क्या उन दोनों में डिफरेंस है, और अगर कोई डिफरेंस है तो मैं उसे कैसे कवर अप करूँ। हम्म, हम्म, तो वो मैंने काफ़ी करने का प्रयास किया है इन दिनों में। और दूसरा तीसरा जो बड़ा पार्ट है वो ये है कि कैसे एक्शंस पे जाना है। हम्म, बहुत बार हम वैचारिक स्थिति में काफ़ी होते हैं, लेकिन एक्शंस पे परिणत नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। हम्म, तो मैंने सीखा है कि समय-समय पे एक्शन ज़रूरी है, हम्म, और बड़े एक्शन के लिए छोटे-छोटे एक्शंस होते रहने चाहिए। हम्म, हम्म, और वो आपके विचार को और आपके अंतर्मन को पोषित करते हैं। अदरवाइज़ आप बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन में इतने घिरे रहते हैं कि आप बिल्कुल। सिर्फ़ वैचारिक रूप से खत्म हो जाते हैं। तो वो मुझे तो मेरा मानना है कि वैचारिक प्लस कार्य, ये दोनों का चलते रहना चाहिए, एक बिल्कुल। लगातार मिश्रण होना चाहिए। यस, और दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्म करते रहने चाहिए, जो बिल्कुल। थियोरी वो प्रैक्टिस। आई थिंक या मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। आई थिंक पेशेंस तो एज से भी, एज के साथ भी थोड़ा बढ़ता है। बट ऑल्सो मोहन जी जैसे, मोहन भाई, मोहन हीरा भाई हीरालाल कहते थे कि समाज परिवर्तन की तो यही गति है। और मस्ती में कहते थे कि अगर इससे तेज़ तरीका है तो करो ना, ना किसने कहा इससे और तेज़ है तो करो, हमें भी बताओ, हम बिल्कुल, भी करेंगे। आप स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र हैं और हमें बताओ, हम भी करेंगे, क्योंकि उसका डीपर मीनिंग यही था कि समाज परिवर्तन काफ़ी वक्त लेता है और कभी कभी तेज़ बदलता है, कभी कभी स्लो, बट एक उसकी बिल्कुल। एक अलग कलेक्टिव एनर्जी है। और जब हम समाज की बात करते हैं तो मैंने, तुमने एक बात हमेशा कही है कि अगर हम, हमारे कलेक्टिव में डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, अलग अलग विचार नहीं रहेंगे, तो सचमुच जो विचार बनेगा वो व्यापक नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ ही लोगों का विचार होगा। और आई थिंक उस पर तुम्हारा काफ़ी रिसेंटली भी थॉट प्रोसेस रहा है कि क्यों ये बहुत आवश्यक है। और तुमने कई बार बोधि संघ के संदर्भ में भी कहा है कि हमें एक डाइवर्सिटी को लेकर ही चलना चाहिए, वरना विचार जो है वो नहीं होगा व्यापक, बड़ा नहीं बनेगा। तो मैं क्यूरियस हूँ इसके बारे में, तुम्हारा थॉट प्रोसेस अब क्या है और ये कहाँ से आ रहा है? यार मेरा हमेशा से ये मानना रहा, मतलब जो अभी मैंने पिछली सालों में जो सीखा है उसमें ये मानना रहा है कि एक व्यक्ति के रूप में आप जो कहते हो, आप उस पे एक अंधा विश्वास करने लगते हो। हम्म, जो बात आप बार-बार आप कहते हो अपनी बात को, तो आपका एक अटल सत्य आपके लिए वो बन जाता है। आप उसके दायरे से तोड़ के चीज़ें नहीं देखना चाहते या नहीं देख पाते, अगर आप रेगुलरली लंबे समय तक वही बातें कहते रहते हो। और जो विचार आपके समक्ष ऐसे आते हैं जो उसको चैलेंज करे, या तो आप उसे नकार देते हो या आप उसे सुनते ही नहीं हो। हम्म, हम्म, तो विविधता जो है वो हमेशा आपके विचारों की टेस्टिंग है, दो तरीके से। एक तो उनको कसौटी पर परखना कि वो सही दिशा में हैं या नहीं, ये विविधतापूर्ण विचार लेकर आते हैं। दूसरा, ये आपके विचारों को नई दिशाएं देने का भी काम करते हैं, क्योंकि जब लोग आपको थर्ड लेंस से, थर्ड आई से देखते हैं, तो वो ये देख पाते हैं कि इनमें क्या कमी है हम्म, और हम्म, कैसे बेहतर किया जा सकता है। और वो आपको भी एक दृष्टि देते हैं कि आप रिविजिट करिए, आप जो हम्म, कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या वो परिणित हो रहा है। और हम्म, अगर आप इसे व्यापक मूवमेंट की तरह देखना चाहते हैं, हम्म, हम्म, जो कि सभी के लिए हो, हम्म, हम्म, पूरे समाज के विविधतापूर्ण समाज, क्योंकि हमारा समाज बहुत विविधतापूर्ण है, तो अगर उसके लिए हो, तो उसका बीइंग में होना हमारे बहुत ज़रूरी है। हम्म, और उस वो प्रैक्टिस डाइवर्सिटी के और उस सेफ्टी के कि कोई भी कुछ कहे तो हम उसको रिसीव कर पाएँ और अपने बिल्कुल, अटल विचारों को भी एग्जामिन कर पाएँ। बिल्कुल। जैसे मतलब मेरे एक हमारे एक मेंटर थे, हैं, वो कहते हैं, चिन्मय मिश्रा जी, तो वो कहते हैं कि गांधी की सक्सेस के पीछे एक बड़ा राज था, गांधी का अभय होना। हम्म, तो वो इस बात को थोड़ा और खोल कर कहते हैं कि जो भय की, मतलब निडरता अलग बात है, कि कोई निडर होके आपके पास आके
कोई अपनी ताकत से आपको बता दे कि आप कहाँ गलत हो। वो एक परिस्थिति होती है। और दूसरी परिस्थिति होती है कि व्यक्ति वो जगह बना पाए जहां कोई व्यक्ति बगैर भय के उसको आके कह दे, कोई भी हम्म। व्यक्ति, तो वो अभय है। उसे इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि उसकी बात को क्रिटिसाइज किया जाएगा या उसकी बात को अमान्य किया जाएगा। हम्म। क्योंकि व्यक्ति को अपने विचारों को क्रिटिसाइज होने का या उसकी अमान्यता होने का सबसे बड़ा हम्म। भय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए गांधी कहते थे कि आज मेरा जो विचार है, हो सकता है 2 साल बाद इसके विपरीत विचार हो, हम्म। क्योंकि मैं निरंतर सीख रहा हूँ और बिल्कुल। मैं अपने ही विचारों को चैलेंज कर सकता हूँ। या या बिल्कुल नहीं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थॉट कि हम वो बीइंग को कैसे कल्टीवेट करें जहाँ ये सहज हो पाए, ना कि हमें बार बार लोगों को पूछना पड़े कि आप क्या सोच रहे हो। और उसी स्पिरिट में आई थिंक थोड़ा नीडर होके और थोड़े अभय के साथ अगर हम बोधि संघा को देखें और अपने आप को भी देखें, शायद दोनों चीज़ों के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या लग रहा है, क्या चीज़ें सही हो रही है और क्या चीज़ें हमें और करनी है ताकि हम और आगे व्यापक हों और आगे बढ़ें पर्सनली भी और एज अ कलेक्टिव भी। क्या थॉट्स, क्या क्या अच्छा हो रहा है और क्या क्या और अच्छा करने की आवश्यकता है हमें। तो दो चीजें, मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं देख पाता हूँ, मतलब मेरी सीमित दृष्टि से हम्म। वो बहुत ही सीमित हो सकता है कि जो चीज़ें मुझे व्यापक तौर पर दिख रही हैं, एक तो हमारी वैश्विक सोच समझ हम काफ़ी विकसित कर पा रहे हैं अलग अलग विषयों, जैसे एआई के चैलेंजेस या मेटा क्राइसिस जैसी चीज़ों को हम बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं और सीख उस पर अपनी समझ विकसित कर रहे हैं। और अलग अलग नेटवर्क्स के साथ जुड़ना और उनसे बात करना, समझ पाना, वो हमारा एक अच्छा काम है। हम कम्युनिटी, मतलब जो अलग अलग नेटवर्क्स भारत में भी काम कर रहे हैं, जो अच्छे बहुत अच्छी सोल्स हैं, उनके साथ कनेक्ट करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। हमें जो चीज़ करने की आवश्यकता है वो है, एक तो ग्रास रूट के जो चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे साथ में ले पाएंगे, उन पर कैसे हम संवाद तैयार कर पाएंगे और उनके सरल संवाद कैसे होंगे। दूसरा, हमारे भी जो विचार हैं उनका कम्युनिकेशन कैसे आसान भाषा में समुदाय तक हो पाए, हम्म। समझ का भी साथ में। और एक जो डाइवर्सिटी वाली बात हमने कहा था कि बीइंग में हमारे डाइवर्सिटी, हम्म। हम्म। तो हमें पकड़ पाना कि ये जो विविधता है, जैसे तुलसी ने कहा था कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तो ऐसे ही हमारे समाज में भी भांति भांति के लोग हैं और सबका अपना कल्चर है, अपना गिफ्ट है, अपनी चीजें हैं। तो उन सबका एक्सेप्टेंस, हम्म। उसको, और एक्सेप्टेंस बीइंग में, वो लाने की काफी जरूरत है अगर हम बोधि संघा को हम्म। एक व्यापक मूवमेंट की तरह देखना चाहते हैं। तो वो काफी हमें लाने की जरूरत होगी, उसकी प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं और हम कैसे जा सकते हैं, उस पर हमें विचार और करना होगा। बिल्कुल। और ये जो तुमने कहा उसको मैं एक निमंत्रण की तरह भी दुनिया में सेंड आउट कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमसे जुड़े, आप जहाँ भी हो जो भी हो। आई थिंक विविधता तभी बढ़ती है जब और लोग जुड़ते हैं। तो आई होप वो हो। और काफ़ी रेजोनेट कर रहा हूँ। रविंद्र, तुम्हारे लिए पर्सनली अगला पड़ाव क्या है? तुम किन तरह की क्षमताओं को बिल्ड करना चाह रहे हो और तुम क्या सोच रहे हो, किन प्रश्नों को होल्ड कर रहे हो, किस दिशा में अपने आप को और एक्सप्लोर करने की तुम्हारी रुचि है? तो तुम्हारे लिए नेक्स्ट फेज क्या लग रहा है अभी पर्सनली? हम्म मेरे लिए यार पर्सनली बड़ा विषय खुद पर काम करना है, खुद को, खुद की लिमिटेशंस को चैलेंज करना है। मैं भी अपने आप को काफ़ी बंधनों में जकड़ा हुआ महसूस करता हूँ और अपने लिमिटेशंस को काफ़ी मजबूत देखता हूँ। तो
मेरा अगला पड़ाव उन लिमिटेशंस को, वो डर जो मेरे अंदर हैं, उनको कैसे मैं ओवरकम कर पाऊँ, उस पर काम करना है। हम्म, हम्म, दूसरा बड़ा लक्ष्य है कि किस तरीके से मैं समुदाय में को से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ, और ज़्यादा मैं, मतलब कैमोफ्लाज कहते हैं ना, कैम कि जिस रंग में है उस रंग में रंग जाए, हम्म, हम्म, तो उस तरीके का कैसे हो पाऊँ, और हम्म, बहुत सहजता से, उसके लिए मुझे प्रयास ना करना पड़े। हम्म, मैं बहुत सहज होके बिल्कुल चला जाऊँ, कोई मुझे ये ना समझे कि मैं कहीं अलग से आया हूँ। हम्म, तो वो मेरा एक प्रयास है। तो बढ़िया, बहुत ही यही है। बहुत ही या रिलेट टू, बहुत ही आई थिंक सतत प्रयास होते हैं ये तो सब, तो आई आई थिंक उससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। एक मिनट अम, अभिषेक, हाँ। मैं इसको एक चार्जिंग को मैं लगा लूँ, हम्म, शायद। हाँ, ठीक है, चलिए। हाँ। हम्म। नहीं, बोधि संघा से और ये पूरे प्रोसेस से हम जुड़े रहे हैं, तुम भी जुड़े रहे हो, लीड किया है तुमने, काफ़ी हद तक एक डायरेक्शन भी दिया है, तो इस बात के बारे में क्यूरियस हो कि तुम्हें क्या जोड़े रखता है, व्हाट इज़ द कनेक्शन, कहाँ से वो ऊर्जा आती है और कहाँ से वो जुड़ाव बना रहता है। बोधि संघा के साथ मेरा जुड़ाव बहुत व्यक्तिगत रिश्तों पर आधारित है, कि मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला है इस पूरे कलेक्टिव से, और इस कलेक्टिव से सीखने के साथ इन रिलेशनशिप्स ने मुझे बहुत नर्चर किया है, हर रिलेशन में। और हर एक व्यक्ति से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, उसका ऑनर है, और साथ रहने की एक मंशा है कि सीखते जाएंगे, कुछ नया गढ़ेंगे, और हमने गढ़ा भी है पहले। तो वो एक समुदाय होने का एहसास है कि हम सब साथ हैं और एक दूसरे के लिए मददगार हैं। तो ये एक मेरा भाव है इस समुदाय के साथ, और एक आशा है कि हम मिलकर कुछ एक बेहतर चीज़ें बेहतर कर दुनिया में पाएँगे। कुछ तो कर हाँ, पाएंगे। वो भले ही मेरे मन की दिशा ना हो, और मैं हमेशा एक कलेक्टिव सोच पर यकीन रखता हूँ कि एक कलेक्टिव हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर गढ़ेगा। हम्म, तो वो मेरे लिए उस तरीके से है। और मतलब तुम्हारे साथ जो रिलेशन है वो और एक अलग लेवल का है, क्योंकि 10 साल का सफ़र है, हम्म, बिल्कुल, अलग और है। 10 साल का गहरा सफ़र है, तो आई बिल्कुल। थिंक उसका भी आनंद है। अ, थोड़ा बैकग्राउंड में नविंदु आवाज़ आ रही है परी की, तो उसको परी, थोड़ा दस दस आप, मिनट हाँ, हाँ। अभी कुछ अ, कहना नहीं आप? हाँ। हाँ, वो देख रही है क्या कर रहे हो ऐसा। हुँ। अ, मुंबई और एमपी के अक्रॉस काम करना एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहा है, क्योंकि दोनों कल्चर्स जो हैं वो एक तरह से दो एक्सट्रीम पे लगते हैं। मुंबई में एक सर्टन फिनेंशियल कैपिटल है, एक टाइम से रिलेशनशिप, एक इंडिविजुअलिज्म, एक प्रोफेशनलिज्म है, और एमपी के संदर्भ में ज़्यादा इनफॉर्मल, ज़्यादा रिलैक्स्ड, कैजुअल है, और आई थिंक हमने ये जो एक डिस्टेंस है वो ब्रिज ज़रूर किया है। और मैं क्यूरियस हूँ कि क्या तुम्हारे लिए ये इसका दबाव रहा है तुम पे, या एक नेगोशिएशन रहा है तुम्हारे लिए, कैसा रहा है टू ब्रिज दिस टू, ये दो दुनियाएं जो है, सिवनी और मुंबई की दुनियाओं के साथ, अगर अब 10 साल किया है तो कुछ तो किया होगा कि साथ में काम किया है, तो मैं क्यूरियस हूँ कि ये नेगोशिएशन क्या रहा है, कैसे रहा है, और हाँ, उसका क्या सीक्रेट रहा है। तो ये जो पूरा डिस्कशन, मतलब जो तुम कह रहे हो, ये सफ़र, तो जो एक्सपोज़र मैंने कहा कि मुझे दुनिया की समझ विकसित करने में काफ़ी मदद की। इस पूरे सफ़र ने मुंबई और एमपी के साथ अलग-अलग काम करने में, क्योंकि मैं ये समझ पाया कि एक भारत में कितने प्रकार की दुनियाएँ बसती हैं या वर्क कल्चर हैं, और उनके अच्छे पहलू क्या हैं, और उनकी
खिंचाव कहाँ है। हम्म, तो वो हम्म, दोनों चीज़ें मैंने महसूस की हैं हम्म, और अब वो बहुत सहज हो गया है। हम्म, हम्म, मुझे ये अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ पर किस कल्चर का काम होना है और हम्म, कैसे काम होता है। हम्म, और हम्म, जो मैंने डाइवर्सिटी की बात की वो वर्क कल्चर में भी डाइवर्सिटी है। हम्म, हम्म, मुंबई और सिडनी में काम करने के तरीके हम्म, और रिलेशनशिप के तरीके ये बहुत अलग है। और इनमें अपना एक खिंचाव भी है कि हम्म, मुंबई हम्म, कहता है कि हमें बहुत तेज दौड़ना है, कम समय में बहुत कुछ पाना है। और मध्य प्रदेश में जो वर्क कल्चर है वो कहता है कि हमें एक नियमित गति से चलना है हम्म, और हम्म, स्थिरता से, आराम से, हम्म, बहुत भागना नहीं है। हम्म, हम्म, तो ये दो एक अलग तरीके की संस्कृतियां हैं, कल्चर हैं जो बिल्कुल। आपस में मिलते हैं। तो जब कोई मुंबई का बंदा सिडनी आके देखता है तो उसे लगता है कि कितना स्लो है, और सिडनी का जब देखता है तो वो कहता है कि कितना तेज भाग रहा है, इसकी क्या जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड आई थिंक तो जैसा तुमने कहा, हमने एक साथ में चलने का एक तरीका हुआ है। आई नो, इससे एक और चीज़ जो आ रही है वो कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर आ रही है ना, कि जब हम सचमुच कलेक्टिव लीडरशिप के बिलीवर्स हैं। आई थिंक हम सबका अलग अलग सेंट्रलाइज सिस्टम से दिल टूटा है, इसलिए हम साथ में आए हैं और कहा यार ये वापस रिक्रिएट नहीं करना है कि किसी एक कैरिज्मेटिक लीडर के आसपास एक पूरा कुछ खड़ा हो जाए, बट एक सचमुच कलेक्टिव करना है। तो तुम भी कलेक्टिव लीडरशिप के बहुत बड़े बिलीवर हो, प्रैक्टिशनर भी हो। तो मैं इस बारे में भी क्यूरियस हूँ कि अब तुम्हारे क्या विचार हैं कलेक्टिव लीडरशिप को लेके, क्या क्या अभी भी स्ट्रांग है, क्या क्या इवॉल्व हुआ है। तो कलेक्टिव लीडरशिप पे कुछ विचार। यार, कलेक्टिव लीडरशिप का जो ड्रीम है बड़ा वो खतरनाक ड्रीम होता है। तो कलेक्टिव लीडरशिप के लिए आपको सबसे पहले अपनी लीडरशिप की हत्या करनी होती है, क्योंकि आप अगर लीडर हो तो कलेक्टिव लीडरशिप बन नहीं पाती। मतलब कई बार हम कहते हैं कि लीडरशिप फ्रॉम बिहाइंड नहीं, क्योंकि लीडरशिप आपको दूसरों से अलग करती है। तो समाज में ये भाव आता है, अगर आप लीडर हो तो आपके पीछे चलने का भाव रहता है, और अगर साथ चलना है तो वो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते कि साथ भी चलना है, लीडर के साथ चलना है। वो बड़ा हेजिटेट करता है। तो अगर कलेक्टिव लीडरशिप चलानी है तो दो तरीके से हो सकता है। या तो लीडर अपनी वैल्यू सिस्टम को उस तरीके का क्रिएट करे कि सबको साथ लेकर चल पाए, या जो साथी हैं वो अपने आप को और स्ट्रेंथन करे टू चैलेंज लीडरशिप और वॉक विथ लीडरशिप कंटिन्यूअसली। तो करेक्ट। ये दो तरीके हैं, और ये कई बार मिक्स्ड भी होंगे, कंपाउंड होंगे, कि लीडर को भी खुद पर काम करना होगा और कम्युनिटी जो साथ हैं, साथी हैं, उनको भी अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स देने होंगे। तो ये बन पाती है। और प्रैक्टिसिंग में समुदाय में ये देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो समुदाय में आपको बार बार फ्रंट से बैक आना होता है, पुश करना होता है, फिर आगे ले जाना होता है, क्योंकि वहां अगर आप अपनी लीडरशिप को खत्म कर दोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। क्योंकि वो फिर लोग आप पे बिलीव ही नहीं करते हैं और आगे नहीं लेके जाते हैं चीजें। तो कभी कभी वो मिक्स प्ले होता है कि आप इस रोल में होते हो फिर पलट के उस रोल में जाते हो। बिल्कुल, एक लेकिन डांस की तरह होता है कि एक डांस कदम की आगे तरह होता पीछे। है, हाँ। हाँ। और वैसे ही जब आप ग्रुप ऑफ लीडर्स के साथ हो तो फिर आपको अपनी पर्सनल वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज करना होता है, कि आप अपने वैल्यू सिस्टम को देखें टू अकोमोडेट ऑल, क्योंकि वो सब लीडर्स हैं और वो बहुत देर एक जगह नहीं रहेंगे अगर वो अकोमोडेशन और जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो वो अलग अलग हो जाएंगे, और फिर अगर वो अलग अलग होंगे तो ये पूरी स्ट्रेंथ बदल जाती है। और इसका नुकसान भी होता है कि फिर वो राइवल्स की तरह देखते हैं या कॉम्पिटिटर की तरह देखते हैं। तो वो एक अलग भाव लेके आ जाता है। तो या ये काफी कॉम्प्लेक्स है, मतलब मामला पूरा, और बिल्कुल, इसके बहुत नुआंसेस हैं। बिल्कुल। आई थिंक और एक जर्नी ही है ये, टू डांस बिटवीन बिटवीन दीज टू।
जैसे जैसे इस पॉडकास्ट के टुवर्ड द क्लोजर आ रहे हैं, मैं ये क्यूरियस हूँ कि ऐसी कोई बातें या ऐसे कोई प्रश्न जो तुम्हें रखने हैं, या ऐसी कोई बातें जो तुम्हें कहनी है जो किसी प्रश्नों में कवर नहीं हुई, जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हैं और ज़्यादा लोगों तक तुम चाहते हो कि ये पहुँचे, ये विचार या ये प्रश्न, या हमारे बीच भी कोई प्रश्न जो तुम्हें आ रहे हैं। तो क्यूरियस था हम्म। कि ऐसा कुछ जो अभी सहज आ रहा है। सहज आ रहा है तो मैं ये अभिषेक से ही सुनना चाहूंगा कि अभिषेक इस जर्नी को मतलब मेरी और अभिषेक की जर्नी को कैसे देखता है इतने सालों में, और क्या भाव आते हैं, और उस अभिषेक का ऑब्जर्वेशन मेरे लिए क्या रहा है तब से अब तक के लिए। ये बड़ा पर्सनल प्रश्न है। कि पर्सनल को पब्लिकली करना भी एक अलग उसका जॉय है। अगर हमने कुछ सीखा है कि जितना हम पर्सनल को पब्लिक में लाते हैं उतना स्क्रूटिनी में होता है, उतना हम भी हमारी भी सफाई होती है। तो बढ़िया प्रश्न है। आई थिंक एक तो डेफिनेटली रेजोनेंस है, जब भी हम पहली बार मिले तब से एक फीलिंग है कि हम एक ही टीम में हैं, हमें साथ चलना है, लंबा चलना है। तो वो तो मैं ज़्यादातर एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि क्यों ऐसा किसी किसी के साथ महसूस होता है, और म्यूचुअली महसूस होता है ना। एक म्यूचुअलिटी है जो किसी स्किल या टेक्निक या इवन पर्सनालिटी ट्रेट के परे है। एक जुड़ाव है, एक लगाव है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और अब मैंने उसको समझना छोड़ दिया। मतलब है तो है, अब है। अब उसको आप पास्ट लाइफ से समझो या कर्मों से समझो, या सेम काम के लिए प्रकृति हमें चुन रही है, जो भी एक्सप्लेनेशन ऊपर वो है, वास्तविक है। तो आई थिंक वो अनुभव को हमने ट्रस्ट भी किया है, उस अनुभव को लेके चले हैं। तो आई थिंक जर्नी में एक वो एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। मुझे लगता है उस रॉ मटेरियल के बगैर वो जो अट्रैक्शन है जो बार बार एक दूसरे के पास लेके आता है, वो प्रकृति हमें मदद नहीं करती। तो मुझे लगता है हमारे रिश्ते में प्रकृति हमें मदद करती रहती है कि तुम वापस आओ। वो जो लगाव है वो बार बार तुमको साथ में लाएगा। डिफरेंसेस आएंगे, झगड़े आएंगे, लेकिन वो लगाव जो है वो हमें प्रेरित करेगा कि हम इस पे काम करें, एक दूसरे के पहलुओं को समझें, ग्रो हों, चर्चा करें और एक एक कदम लेते रहें, आशा ना छोड़ें। तो आई थिंक आई वुड से थोड़ा तो ग्रेस है, थोड़ा प्रकृति ने बनाया है, और हम उस मौके को उठाकर उस पर काम करते रहते हैं। आई थिंक दूसरा रिस्पेक्ट है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की जर्नीज़ को रिस्पेक्ट करना। और हम जब बात करते हैं तो मैं हमेशा ऐसा लगता है कि कई मामलों में तुम्हारी जो स्टार्टिंग लाइन है वो पीछे रही है, कुछ कुछ चीज़ों में आगे रही है, कुछ कुछ चीज़ों में पीछे रही है, बट काफ़ी फंडामेंटल चीज़ों में, जैसे भाषा इंग्लिश के मामले में है या एक्सपोजर के मामले में है, तो मैं तुम्हारी जर्नी को ज़्यादा लंबी जर्नी की तरह देखता हूँ कि एक ज़्यादा लंबा सफ़र रहा है, और इस सफ़र में और ज़्यादा पड़ाव रहे हैं, और ज़्यादा एक परिश्रम, एक सर्टेन टाइप का परिश्रम रहा है। तो आई थिंक एक रिस्पेक्ट, आई थिंक मैं तुमसे भी फील भी करता हूँ कि एक लव प्लस रिस्पेक्ट, खाली लव इनफ नहीं है, खाली रिस्पेक्ट भी इनफ नहीं। मुझे लगता है उनका कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि नॉट ओनली लव बट यू ऑल्सो रिस्पेक्ट, एंड यू नॉट ओनली रिस्पेक्ट बट यू ऑल्सो हैव द गट्स टू लव, राइट। तो आई थिंक वो एक और ये सीखने का की जो सतत प्यास है कि वी वांट टू लर्न, एंड हम चाह रहे हैं कि समाज एक सर्टेन दिशा में जाए, वो भी हमें आई थिंक एक कांस्टेंट ड्राइव रहती है कि यार हम भी ग्रो हो रहे हैं, नया सीख रहे हैं, और जैसे सीख रहे हैं वैसे समाज में पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। और ये लंबी जर्नी है, तो ऐसा नहीं है कि सब समझ चुके हैं, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, समाज की किताब से बहुत पढ़ाई करना बाकी है। तो आई थिंक एक म्यूचुअलिटी है। तो उस तरह की चीज़ें आई थिंक हमारे सफ़र में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स हमने नेविगेट किए हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो उसका एक आनंद है। जैसे एक एल्बम में बहुत सारे फ़ोटो होते हैं तो उसको खोल के देखने का एक अलग आनंद होता है, वैसे आई थिंक हमारे अनुभवों का एक एल्बम हमारे पास है जो हम खोल के देख सकते हैं। तो आई थिंक उसका एक बहुत ग्रैटिट्यूड है कि ग्रेस है ये। आई थिंक तुम्हारी जर्नी भी मैंने एक मैच्योरिटी की जर्नी तो देखी ही है, एक एक्सपेंशन की जर्नी, जहाँ शुरुआत बहुत ही खुद के कन्विक्शंस से होती है। और अब अगर मैं कहूँ कि जितना नवेंदु कॉन्फिडेंट था अबाउट कि वो जानता है इनपुट से, कि अब तो वो और पहले से ज़्यादा ओपन है। अब वो पहले से कम कॉन्फिडेंस, उसको आप 5 या 10 साल पहले मिलोगे तो ज़्यादा श्योर होगा कि मुझे पता है क्या करना है। और अब वो ज़्यादा ओपन हो गया है कि यार इतना समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ बढ़ाते रहना है। सो आई थिंक एक तरह से लोग कहते हैं कि वो इसकी जर्नी ये हो गई है कि ये तो और कॉन्फिडेंट और श्योर हो गया, पर मुझे तुम्हारी जर्नी लगती है कि तुम और ओपन हो गए हो, और अनश्योर हो गए, और विलिंग हो गए हो दूसरे पर्सपेक्टिव्स के साथ एंगेज करने के लिए। और वो एक तरह की मैच्योरिटी और एक रिवर्स ग्रोथ, मतलब कोई अगर कन्वेंशनल लेंस से देखे कि यार ये तो पहले ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, अब तो ज़्यादा हम्बल हो गया, अब तो ज़्यादा ओपन हो गया है, पर मेरे लिए वो ग्रोथ है, क्योंकि हम अपने पहलू से इतना आइडेंटिफाइड होते हैं और उससे
खुल के समाज को अपने ज़िंदगी के अंदर आने देते हैं। तो आई थिंक वो जर्नी और उसका एक सतत कॉन्स्टेंसी, राइट, नॉट गिविंग अप, नॉट स्टॉपिंग, कंटिन्यूइंग टू वॉक, आई थिंक वो हम सब में एक दूसरे को हम प्रेरित करते रहते हैं कि लगे रहो, और अभी नहीं तो धीरे धीरे होगा। और आई थिंक तुम्हारे भी जो विचार होते हैं वो इंस्टेंटली संघा में ट्रांसलेट नहीं होते, बट इवेंचुअली धीरे धीरे ट्रांसलेट होते जाते हैं। और किसी भी कलेक्टिव में वही है ना, किसी का आइडिया तुरंत तो कलेक्टिव नहीं एक्सेप्ट करता है, धीरे धीरे मूव होता है। तो आई थिंक काफ़ी सारे आइडियाज़ नरिश हुए हैं, कलेक्टिव नरिश हुआ है उससे। और कुछ कुछ तो बीज हैं जो अभी 5-10 साल बाद अंकुरित होंगे और दिखेंगे। कुछ कुछ विचारों को इतना वक्त लगता है इवन कलेक्टिव लेवल पे आने में, समाज तो बहुत दूर की बात है, बट आई थिंक कलेक्टिव उपजाऊ ज़मीन है, और आई थिंक पेशेंटली हम चलते रहते हैं तो उसका एक आनंद है। तो ये चीज़ें मैंने ये चीज़ें नोटिस की है। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू। अ, हम्म। हाँ, कुछ फाइनल मतलब थॉट्स? हाँ, या जो ये तुमने, सुन के अगर कुछ आ रहा है। हाँ हाँ, बीच में तुमने जो कहा था कलेक्टिव्स के बारे में, जो एक पार्ट था जहाँ हमने ये सीखा था कि चीज़ें कलेक्टिव्स के इर्द गिर्द और सिंगल लीडरशिप के इर्द गिर्द घूमती हैं बहुत, और वो फिर एक तरीके का छोटा दायरा बना देती हैं, जिस दायरे में ही काम होता है। तो जो प्रयास हम इसमें करने की कोशिश कर रहे हैं बोधि संख्या में, इकोसिस्टम ऑफ इकोसिस्टम्स, अलग अलग L2 से L4 तक की लीडरशिप को साथ लाना, मुझे लगता है कि एक तो वो बड़ा काम है जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक काम हमारा और ज़रूरी काम जो है वो समुदाय समुदाय की लर्निंग्स को कैसे हम सीखें एज अ संघा, और कैसे हम सीखें कि अ, समुदाय को ज़मीन पर जाकर जो जोड़ना है किसी मूवमेंट या किसी विचार से, वो एक प्रैक्टिसिंग हमें और डीप, मतलब कॉन्शियसली और करनी। हम सब प्रैक्टिस समुदाय में ही काम करने वाले लोग हैं और समुदाय से ही सीख कर आए, और इसीलिए इस तरीके की बृहद समझ को हम ज़मीन पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें अभी और थोड़ा डीप होने की हमें ज़रूरत है, बिल्कुल। मुझे नज़र आता है। और जो ट्रू कलेक्टिव है उसका बीइंग लाने में अभी हमें और काफ़ी काम करने की ज़रूरत लगेगी, क्योंकि जो हमने सीखा है और वो रिपीटेशंस ना हो, बिल्कुल। तो वो काफ़ी, मुझे लगता है कि वो चीज़ें हमें लानी होंगी। बिल्कुल। आई थिंक संघा का होने का एडवांटेज भी वो होता है कि हम में से कुछ लोग अगर कहीं तपस्या कर रहे हैं तो उसका फल बाकी लोग भी भुगत लेते हैं कि चलो इसको यहाँ ऊर्जा है, ये कर रहा है, ये इसको यहाँ ऊर्जा है। और आई थिंक अगर हम सचमुच एक डीपर कलेक्टिव बीइंग जो तुम कह रहे हो बन पाएँ, तो सबको सब कुछ करने की आवश्यकता से ज़्यादा हर व्यक्ति जहाँ ऊर्जा आ रही है वो कर पा रहा है, और फिर जब उस संदर्भ में वो उसकी लीडरशिप ले रहा है क्योंकि उसके अनुभव वहाँ पे ज़्यादा हैं। और संघा में वो विजडम है कि यार इस मामले में इसको लीडरशिप लेने दो क्योंकि इसकी यहाँ पे ऊर्जा भी है और अनुभव भी है ना। आई थिंक वो ड्रीम है कि हम सैकड़ों लोगों का ऐसा संघ बने जहाँ हर व्यक्ति अपनी खुद की यूनिकनेस भी कर रहा है, बट पूरे संघ को उस पर भरोसा है और उसकी तपस्या के फल सभी के साथ बट रहे हैं। आई थिंक ये होप है, और ये इंटेंट भी है कि हम डेफिनेटली और ग्राउंड में इन विचारों को लेके जाएं। तो बड़ा आनंद रहा नवेंदु ये बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने भी वक्त निकाला। और ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग आई थिंक बातचीत थी, हमने कुछ की है, लेकिन तुमको एज अ गेस्ट रख के खुद के दिल में भी एक वार्मथ और एक जॉय आया। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट और ये वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अभिषेक, और तुम्हारे साथ बात करना हमेशा मज़ेदार रहता है। बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं जो वापस रिविजिट करती हैं। ये मेरे बिल्कुल। लिए वैसा ही पॉडकास्ट है। बिल्कुल। और लिसनर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि नवेंदु जो है वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं, उनकी रील्स होती है तो उनको इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें, काफ़ी प्रेरणात्मक काम है।
और सिडनी जब भी आए तो नवेंदु को बताएं। आई एम श्योर नवेंदु के एंड से हमेशा इनविटेशन रहेगा। और मुझे इतना ऑलवेज। हक है कि मैं नवेंदु की तरफ से इनवाइट कर बिल्कुल। सकता हूँ आपको, क्या आपको नवेंदु के घर पे स्वागत है। तो आई थिंक सिडनी रहें तो ज़रूर नवेंदु से टच में रहें। और यस, और इसी पे मैं इस पॉडकास्ट को क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच नवेंदु। थैंक यू सो मच अभिषेक।